नमस्कार दोस्तों, हेल्थ प्लस में आप सभी का स्वागत है और हम आपको हर रोज़ हेल्थ से जुड़ी कुछ नई खबरें लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह धाकड़, जो कि MCH यूरो सर्जन है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। सर, अभी जो यूरोलॉजी से रिलेटेड जितने आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, वो किस टाइप के पेशेंट्स आ रहे हैं अभी? यूरोलॉजी मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि यूरोलॉजी जो है वो हमारे शरीर में एक उत्सर्जी तंत्र का अध्ययन होता है, जिसको हम यूरोलॉजी कहते हैं। उत्सर्जी तंत्र में दो किडनियाँ आती हैं, यूरेटर आते हैं, ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आती हैं। ये एनाटमी रहती है। और फिजियोलॉजी अगर हम बताएं कि कार्य क्या रहता है उत्सर्जी तंत्र का, तो वो होता है कि हमारे रक्त का शुद्धिकरण करना रहता है। अब नॉर्मल फिजियोलॉजी एनाटमी में जब कभी परिवर्तन होता है तो उससे बीमारियां उत्पन्न होती हैं। मुख्यतः जो यूरोलॉजी की बीमारियां जो रहती हैं वो एक तो कैटेगरी अगर हम करें तो 50 ईयर से कम एज के ग्रुप में होती हैं, 50 से ऊपर के ग्रुप में अगर होती हैं तो अलग अलग बीमारियां इन्वॉल्व करती हैं। जो मुख्यतः हम जो सुनने में आती हैं और जो आसपास हमको देखने को मिलती हैं, उसमें एक सबसे बड़ी समस्या जो है स्टोन की समस्या रहती है कि पथरी का हो जाना। दूसरी एल्डरली पेशेंट में और जिनकी एज ज़्यादा रहती है उनमें प्रोस्टेट की समस्या होती है। तो अगर हम मोटे तौर पे इसको डिवाइड करें तो लगभग 30-40% से भी ज़्यादा 50-60% पेशेंट जो रहते हैं लगभग इन्हीं दो बीमारियों से ग्रसित होते हैं। इसके अलावा फिर ट्यूमर होते हैं जो कि यूरोलॉजी तंत्र को इन्वॉल्व कर लेते हैं, यूरिन तंत्र को इन्वॉल्व कर लेते हैं। और इसके अलावा कुछ इन्फेक्शन रहते हैं जो कि संक्रमण जिनको बोलते हैं, संक्रमण से भी यूरो सिस्टम जो रहता है वो संक्रमित हो सकता है। तो ये मुख्यतः पेशेंट हमारे पास आते हैं। सो सर, ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे आपके पास जिनका ऑपरेशंस, जैसे हम ऑपरेशंस वगैरह जो करते हैं, वो ऑपरेशन ना करके मेडिसिन से कुछ पेशेंट्स जो ठीक हो सकें। हाँ बिल्कुल। अब जैसे मैंने बताया कि बीमारियां जो बताई जैसे कि स्टोन है, स्टोन में हम उसको पहले डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करने के बाद हम समझते हैं कि ये स्टोन कहाँ पर है, किस पोजीशन में है और कितना बड़ा है। उसके आधार पर उसका ट्रीटमेंट आगे किया जाता है। अगर स्टोन छोटा रहता है और ऐसी जगह पर रहता है जहाँ की गुर्दे को या किडनी को कोई डैमेज नहीं होता है, तो फिर हम मेडिकल मैनेजमेंट पे जाते हैं। जहाँ भी हमको लगता है कि ये स्टोन जो है किडनी को डैमेज करेगा या उत्सर्जी तंत्र को डैमेज करेगा, तो फिर हम उसके लिए उसको ऑपरेशन की सलाह देते हैं। इसी टाइप से प्रोस्टेट का जब मैंने बताया तो शुरुआती जो लक्षण जो रहते हैं प्रोस्टेट के, वो ये रहते हैं कि बार बार यूरिन का जाना, रुक रुक के यूरिन का होना और यूरिन में ताकत का लगना या रात में बार बार यूरिन के लिए उठना। तो शुरुआती लक्षण अगर होते हैं और प्रोस्टेट का साइज़ कम रहता है तो फिर हम ज़्यादातर मेडिकल मैनेजमेंट पे रखते हैं, दवाइयों पर रखते हैं। उसके बाद जिन मरीजों में अगर इसके कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो गए होते हैं कि किडनी में डैमेज होना शुरू हो जाता है प्रोस्टेट की वजह से, या पेशाब की थैली में कुछ परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं, या ब्लीडिंग या बार बार इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, तो फिर उनमें हम सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। तो ये बिल्कुल एक कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं, बिल्कुल डायग्नोस करते हैं, उसको कैटेगरी में फिट करते हैं कि पेशेंट जो मरीज जो रहते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे ट्रीटमेंट उसका करते हैं। सर, यूरोलॉजी से रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनको किस टाइप के प्रिकॉशंस लेना चाहिए? यूरोलॉजी के जो अंतर्गत जो मरीज आते हैं उनमें बीमारी के आधार पर हम प्रिकॉशन बताते हैं। बीमारी जैसे कि अब मैंने बताया कि स्टोन के लिए प्रिकॉशन लेना है कि स्टोन ना हो, या जिनको हैं उनमें बार बार स्टोन ना बने। तो उसके लिए हम सबसे बड़ा मेजर जो है वो पानी पीने का बताते हैं। तो लगभग एक आम इंसान को 12 गिलास 24 घंटे में पानी पीना चाहिए। ये लगभग 3.5 लीटर 3-3.5 लीटर के लगभग होता है। इतना एक बॉडी के नीड के हिसाब से उसको पानी पीना चाहिए, इसका बताते हैं। फिर जब भी हम कभी स्टोन ऑपरेट करते हैं तो स्टोन का एनालिसिस करवाया जाता है। स्टोन को
परीक्षण करके देखा जाता है कि किस टाइप का स्टोन है, उसको टाइप में वर्गीकृत करके फिर हम उसके जो वो स्टोन है, वो स्पेसिफिक स्टोन है, वो किस वजह से बॉडी में, किस पार्ट की वजह से या बॉडी में किस परिवर्तन की वजह से वो स्टोन बन रहा है या हमारे खाने पीने की वजह से वो बन रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग हम प्रिकॉशन लेते हैं। सर होम रेमेडीज़ जो होती हैं उसका कितना इफ़ेक्ट पड़ता है यूरोलॉजिस्ट पेशेंट पे? अगर हम स्टोन के ही पेशेंट की बात करें तो होम रेमेडीज़ में फ़र्क पड़ता है। तो वो जो होम रेमेडीज़, जैसे पानी पीना भी एक होम रेमेडीज़ में ही आता है कि पानी अगर हम बढ़ा देते हैं तो किसी भी टाइप के स्टोन हो उसके बनने की संभावना कम हो जाती है, या जिनमें स्टोन रहता है उनमें बढ़ने की संभावना कम हो जाती है। इसी तरीके से कुछ लाइफस्टाइल में हम परिवर्तन करके स्टोन बनने की संभावना को कम कर सकते हैं। जैसे कि जो मुख्य स्टोन रहते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट के स्टोन रहते हैं, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट में अगर हम कैल्शियम की मात्रा को मॉडरेट कर देंगे, बिल्कुल रोका भी नहीं जाता, मॉडरेट कर देंगे, और ऑक्जेलिक रिच डाइट जो रहती हैं जैसे कि टमाटर हुआ, पालक हुआ, बीन्स हुए और चॉकलेट्स हुए, इस टाइप की बेरीज हुई, ये अगर हम कम कर देंगे तो स्टोन बनने की या उसके बढ़ने की संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है। ऐसे ही कुछ यूरिक एसिड के स्टोन बनते हैं, तो उसमें भी एसिड डाइट को हम अगर कम कर देंगे तो फिर हमें स्टोन बनने की संभावना बॉडी में कम हो जाती है। जैसे कि मीट जो रहता है वो एक प्रोटीन का सोर्स रहता है और यूरिन को एसिडिक करता है। तो अगर हम किसी को स्टोन डायग्नोस होता है या किसी को स्टोन का पता चलता है या स्टोन बनने की संभावना उसमें देखी जाती है, तो फिर उनमें हम बोलेंगे कि भाई मॉडरेट मीट का इंटेक करे या कम करे उसको। सर अभी के टाइम में आपके पास किस टाइप के केसेस आ रहे हैं अभी रिलेटेड टू यूरोलॉजिस्ट? अभी वो एक एवरेज है लगभग, तो वही पेशेंट लगभग आते रहते हैं। जैसे कि जो मैंने अभी बीमारियां बताई, इन्फेक्शन हुआ, संक्रमण हुआ, स्टोन के पेशेंट हुए, प्रोस्टेट के पेशेंट हुए, कैटेगरी लगभग यूरोलॉजी में लगभग सामान्य रहती है। इसमें बहुत ज़्यादा सीजनल वेरिएशन कम होते हैं। अच्छा, जैसे सर अभी आपने खान पान की बात करी, तो क्या सावधानियां बरतनी चाहिए हमको खान पान को लेके? अभी जैसे मैंने बताया कि अलग अलग बीमारियों में अलग अलग प्रिकॉशन हमको लेना चाहिए। अभी मैंने स्टोन का बताया, तो ट्यूमर का भी ऐसे ही रहता है कि अगर ट्यूमर जो रहता है, जैसे कि पेशाब की थैली का कैंसर रहता है, वो बहुत ज़्यादा हमारे खाने पीने से रिलेटेड रहता है। जैसे केमिकल्स, बहुत सारे जो खाने पीने के पदार्थ जो रहते हैं उनमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो केमिकल्स या कम जिन पदार्थों में हो, या डाइट ऐसी लें जो कि संतुलित आहार अगर हम लेते हैं, तो फिर किसी भी बीमारी के होने की संभावना जो रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। सर जैसे नॉन वेज हो गया, फास्ट फूड हो गए, जैसे अभी आपने बताया, तो इसका कितना इफेक्ट रहता है? नॉन वेज का बिल्कुल इफ़ेक्ट रहता है। एक मॉडरेट डाइट लेना चाहिए, क्योंकि नॉन वेज उसमें ऑयल भी ज़्यादा रहता है अगर बनता है, उसमें नमक का भी और मसालों का भी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो जिनमें भी स्टोन की समस्या रहती है उनमें एसिडिक स्टोन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है अगर नॉन वेज की डाइट ज़्यादा ली जाती है। तो उनको उसको बिल्कुल बंद करने की सलाह नहीं रहेगी, लेकिन कम से कम उसका सेवन करना चाहिए। सर लोगों में खान पान आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है, यंग जनरेशन्स की बात करें तो इससे भी बढ़ रहे हैं क्या केसेस यूरोलॉजी के? हाँ बिल्कुल, जो मैंने बताया कि फास्ट फूड हम जितना ले रहे हैं तो उसमें मसाले, नमक और ऑयल का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, तो उससे बिल्कुल समस्याएं क्रिएट होती हैं। और हमारे पानी, इतनी व्यस्त लाइफ हो गई, तो हम बॉडी को जितनी रिक्वायरमेंट रहती है पानी की उतनी भी नहीं ले पा रहे हैं। तो बहुत बहुत मतलब लाइफस्टाइल में चेंजेस के कारण। दूसरा, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन करना, उसमें भी इस टाइप के सब्सटेंस रहते हैं जो कि स्टोन बनाने में मदद करते हैं। तो ये जो लाइफ जितनी फास्ट होती जा रही है उतनी ही समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ओके, सो सर अभी तक आपने जितने भी पेशेंट्स के ट्रीटमेंट किए हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि सिटी, टाउन, विलेज ज़्यादा अधिक पेशेंट कहाँ से आते हैं, लाइक सिटीज़ के कि गांव के, कहाँ के?
जियोग्राफिकल इंसिडेंस में मतलब वो रोग होने की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं है कि शहर में भी उतने ही पेशेंट रहते हैं जितने कि गांव में रहते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि रूरल बैकग्राउंड के या गांव के जो पेशेंट रहते हैं वो किसी भी बीमारी के लेट स्टेज में या जब बीमारी थोड़ी बढ़ जाती है उसी स्टेज में वो आते हैं या आ पाते हैं, क्योंकि एक तो अवेयरनेस की कमी होती है, दूसरा कनेक्टिविटी की कमी रहती है। फिर भी धीरे धीरे काफ़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। तो ये रूरल में और अर्बन में ये डिफरेंस आता है कि प्रेजेंटेशन में, डिसीज़ के प्रेजेंटेशन के टाइम में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे कि अगर ट्यूमर को ही लें तो ट्यूमर ज़्यादातर रहते हैं कि रूरल बैकग्राउंड में ज़्यादातर लेट प्रेजेंटेशन होता है, वो डिलेड प्रेजेंटेशन होता है। जबकि अर्बन जो रहते हैं, जो ज़्यादा शिक्षित माने जाते हैं या फिर जिनके हेल्थ फैसिलिटी जिनके बिल्कुल पास में करीब रहती है, तो वो जल्दी अपने उपचार में लग जाते हैं। तो अर्ली स्टेज में उनमें हम बीमारियों को पता कर सकते हैं। सर, जैसे अभी आपने बताया लेट प्रेजेंटेशन, तो अभी यूरोलॉजी से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते होंगे, तो स्टार्टिंग में कुछ पेशेंट्स होते होंगे जो स्टार्टिंग में अपना ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, तो ऐसा कुछ केसेस आया आपके सामने? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि जैसे स्टोन के ही पेशेंट ले लो तो बहुत सारे इस स्टेज में आते हैं जबकि उनकी किडनी पूरी डैमेज हो गई रहती हैं। वो सालों साल दर्द बर्दाश्त करते रहते हैं, उसके बाद फिर प्रेजेंट करते हैं। इसी टाइप से प्रोस्टेट कैंसर में भी देखा गया है कि कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर उनका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो रहता है, जबकि हड्डियों में और दूसरी जगह फैल चुका रहता है। उस स्टेज में प्रोस्टेट कैंसर वाले पेशेंट भी कई बार देखे गए। तो सर, एक कोई सलाह, कोई सजेशन आप हमारे ईएमटी व्यूअर्स को देना चाहेंगे? मेरी सलाह यही रहेगी कि पहले किसी भी बीमारी का अगर कोई भी शुरुआती लक्षण हमको देखने को हमारी बॉडी में या फिर हमारे आसपास के लोगों में अगर मिलता है तो पहले उसको इग्नोर करने की जगह एक उसका परीक्षण करवा लें। और क्योंकि अर्ली स्टेज में किसी भी चीज़ की बीमारी का इलाज की संभावना और उसके उपचार होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, ना कि डिलेड स्टेज में। तो अवेयरनेस जितनी बढ़ा सकें, अगर हमको जानकारी रहती है किसी विषय के बारे में तो हम उसको दूसरे को उसके प्रति अवेयर करें और उनको सलाह दें कि मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में कभी भी देर ना करें। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि सर ने कहा कि बिना टाइम वेस्ट किए अपना ही ट्रीटमेंट जो है वो शुरुआत से ही अगर कराएंगे तो आने वाले टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। सभी को हमारा हेल्थ प्लस प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।